नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 40 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम झारखंड उत्पाद सिपाही और झारखंड के अन्य एग्ज़ाम जितने भी है उस सब में आपको ये काफ़ी हेल्पफुल करेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वह 18 है। कितनी? 18 है। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों पुराणों की जो संख्या है वह 18 है। हिंदू धर्म की जो महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है पुराण, उसकी संख्या कितनी है? तो 18 है, जिनमें मुख्य रूप से सृष्टि, देवताओं, ऋषियों और राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जा सकता है? तो जो अविश्वास प्रस्ताव है यह केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में यह नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग किस नदी के तट पर स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है ये महानंदा नदी के तट पर स्थित है। दार्जिलिंग शहर महानंदा नदी के तट महानंदा नदी की सहायक नदियों से घिरा है। यह महानंदा नदी की उत्पत्ति का स्थान भी है, जबकि तीस्ता नदी दार्जिलिंग क्षेत्र से बहती है, लेकिन शहर इसके सीधे तट पर नहीं है। अगला प्रश्न है, साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल की जिम्मेदारी भारत में किस संस्था की है? तो क्रेडिट कंट्रोल की जो जिम्मेदारी है यह भारतीय रिजर्व बैंक की है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश का केंद्रीय बैंक है, जो मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और साख की उपलब्धता यानी क्रेडिट कंट्रोल को नियंत्रित करता है। पोंगल नामक फसल उत्सव किस राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो जो पोंगल है फसल उत्सव यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह जो है एक विशाल पांडा है, यानी कि जाइंट पांडा है। WWF का प्रतीक चिन्ह विशाल पांडा है, जो चीन में पाया जाने वाला एक लुप्तप्राय प्राणी है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2024 में अपने सबसे उन्नत मौसम उपग्रह वेदर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो 2024 में इसरो के द्वारा सबसे उन्नत मौसम उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, उसका नाम है इनसैट 3DS। क्या नाम है? इनसैट 3DS। इनसैट 3DS इसरो द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया एक उन्नत मौसम उपग्रह है, जो मौसम संबंधी निगरानी और आपदा चेतावनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था?
तो वेनसांग जो है चीनी यात्री, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग या जुआनजांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ पद धारण करता है? अटॉर्नी जनरल जो है वो किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है यह किस में है? यह दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत या सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेबी का मुख्य कार्य है पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट का विनियमन करना। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो है निवेशकों के हितों की रक्षा करना और पूंजी बाजार यानी शेयर बाजार को विनियमित करना है। अगला प्रश्न है, रौफ नामक लोक नृत्य शैली का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो रौफ लोक नृत्य जो है यह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। रौफ जम्मू और कश्मीर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो रौफ नृत्य है यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, ई कचरा यानी ई वेस्ट से क्या तात्पर्य है? तो ई कचरा से हमारा तात्पर्य है खराब या अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। क्या? तो खराब या अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उन खराब हो चुके या त्याग दिए गए या अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संदर्भित करता है जिनमें जहरीले पदार्थ हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए नामांकित किया गया था? तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए 2024 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा नामक प्रवेश द्वार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा नामक प्रवेश द्वार का निर्माण जो है यह अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है यह जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा का आश्वासन देता है।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी जो है वह कौन सा है? तो डिगबोई असम है। डिगबोई असम में स्थित रिफाइनरी 1901 में स्थापित हुई थी, जो भारत की सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा रेपो दर को बढ़ाया जाता है। किसको? तो रेपो दर को बढ़ाया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, जिससे बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है। बाजार में ऋण कम होता है और मांग व कीमतें घटती है, अर्थात संकुचनकारी मौद्रिक नीति। इसके द्वारा जो महंगाई है वो नियंत्रित होती है, यानी मुद्रास्फीति जो है वह नियंत्रित होती है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है। थॉमस कप पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। क्या है? तो पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुंध फोटोकेमिकल स्मोग में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक मौजूद होता है? तो फोटोकेमिकल स्मोग यानी प्रकाश रासायनिक धुंध में मुख्य रूप से ओजोन यानी O3 और पैन ये मौजूद होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बनती है, जिसमें ओजोन और प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन, प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है यह 2022 में लागू किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन दिसंबर 2022 में लागू किया गया, जिसमें साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, जिसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची जो है यह शक्तियों का विभाजन से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान मुख्य रूप से किस देश में पाए जाते हैं? तो पंपास घास के जो मैदान हैं यह अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका के कहाँ के? दक्षिण अमेरिका के उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जो मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो जो HDI है यह UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक यानी HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी किया जाता है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास को मापता है। किसके आधार पर? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मानव विकास को मापता है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय जो है यह जेनेवा में स्थित है। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है ब्लू कार्बन शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो ब्लू कार्बन है यह मुख्य रूप से महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन से संबंधित है। ब्लू कार्बन तटवर्ती और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास द्वारा अवशोषित और भंडारित कार्बन को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई है? तो भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा जो है यह कोच्चि में शुरू की गई है। कोच्चि केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना शुरू की गई, जो द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो गो बैक टू द वेदाज का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किसकी? तो आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक ज्ञान को सर्वोच्चता पर जोर दिया। अगला प्रश्न है किस विधेयक को धन विधेयक है या नहीं यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? यानी किसी विधेयक को कि वह धन विधेयक है या नहीं यह प्रमाणित करने का जो अधिकार है यह लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उनका निर्णय ही अंतिम होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है यह तांबा यानी कॉपर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में स्थित है और यह भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण तांबा खनन केंद्रों में से एक है। अगला प्रश्न है फिशर का मात्रा सिद्धांत फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो फिशर का मात्रा सिद्धांत जो है यह मुद्रा की आपूर्ति और मूल्य स्तर यानी कीमतों के बीच संबंध स्थापित करता है। फिशर का सिद्धांत बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से आनुपातिक रूप से मूल्य स्तर यानी कीमतों में वृद्धि होती है, अर्थात MV = PT। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन यानी व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में भारत में श्वेत क्रांति के लिए एक कार्यक्रम था जिसने देश को
दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना दिया? अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यह केरल में स्थित है। कहाँ? तो केरल में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है और यह केरल राज्य में जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। अगला प्रश्न है, स्टार्टअप राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में यह घोषणा की गई थी कि भारत में हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? तो फादर ऑफ द नेशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में आजाद हिंद रेडियो पर अपने एक संबोधन में महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। वहीं दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में अमेंडमेंट यानी संशोधन की अवधारणा ली गई है। कनाडा से संघीय प्रणाली की अवधारणा ली गई है और वहीं जर्मनी से आपातकालीन अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों रेडियो वेव्स को परावर्तित करती है? तो रेडियो वेव्स को परावर्तित करने वाली जो परत है वह है आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर है। आयन मंडल जो थर्मोस्फेयर का निचला भाग है में अवशोषित कण होते हैं जो पृथ्वी पर वापस रेडियो तरंगों को परावर्तित करके वायरलेस संचार को संभव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, फिलिप्स वक्र या फिलिप्स कर्व किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र जो है यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। किसके बीच? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूएनएससी में स्थायी सदस्य संख्या 5 है। फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रसिया है और चाइना है। ये 5 जो है ये यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं, जिसे 5 मेंबर भी कहा जाता है। और इसमें 10 जो हैं वो गैर स्थायी सदस्य हैं होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप @झार शिक्षा से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी कि वीडियो अपलोड हो गया। और आप लोग टेलीग्राम से ही कुछ इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी आप लोग ले सकते हैं,
तो इसलिए टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।